हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं पी ब्लॉक का जो जनरल डिस्कशन कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो किया था उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ लेक्चर एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। इसमें कुछ अभी नया ऐड नहीं किया है मैंने, वही एज इट इज़ पी ब्लॉक स्ट्रक्चर है जो प्रीवियस वीडियो के अंदर थी। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस कर लिया था। अब मैं कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर जब हम टॉप टू बॉटम यानी डाउन द ग्रुप बात करेंगे तब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट की डिटेल में मैं बात करूंगा आगे अगले वीडियोस के अंदर। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि जो ट्रेंड्स हैं पी ब्लॉक के अंदर वो किस तरह से वेरी होते हैं। और ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं हम केवल पी ब्लॉक में ही बात करेंगे, बाकी ब्लॉक्स में हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं करते। जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं हम पी ब्लॉक के लिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हम डी ब्लॉक में भी पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ जो स्टडी होती है वो ग्रुप स्टडी नहीं है, वहाँ पर पीरियड्स की स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्रुप की। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और एक होती है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। डाउन एरो का मतलब डिक्रीज और अप एरो का मतलब इंक्रीज। ये डिक्रीज है और ये इंक्रीज है, और ये दोनों पॉजिटिव ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों पॉजिटिव ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, जिसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ एस और पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बराबर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 2 यूनिट लेस देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसकी डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। जो नेगेटिव ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हर ग्रुप की एक नेगेटिव ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होगी पी ब्लॉक में। उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। नेगेटिव ग्रुप ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होने का रीजन है इंक्रीजिंग साइज डाउन द ग्रुप। साइज ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज होता है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कशन कर लिया है। मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये 3 फैक्टर इसको सपोर्ट करते हैं। जो नेगेटिव ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होने को 3 रीजन सपोर्ट करते हैं। 1 इज इंक्रीजिंग साइज, और जब साइज इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज। तो सेकंड वन इज डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। और साइज इंक्रीज होता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, दैट इज मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होते हैं। तो 3 रीजन हुए, नंबर 1 इंक्रीजिंग साइज, नंबर 2 डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड नंबर 3 इंक्रीजिंग मेटालिक करैक्टर, जिसकी वजह से नेगेटिव ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। मीन्स नीचे की तरफ आएंगे तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटीज है उनके बारे में, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। उसका रीजन है, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ आपको, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसका प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक के, इनके अंदर एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन की टेंडेंसी कम हो जाती है, या यूं कहें कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। पूरा एस ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं, पूरा एक पेयर क्या हो जाता है, नॉन बॉन्डिंग पेयर हो जाता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसीलिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर से हमेशा 2 यूनिट क्या होती है, कम। और ये जो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी ग्रुप वाइज अलग अलग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, वो जब ग्रुप डिस्कशन करेंगे उसमें हम बात करेंगे।
मैं सिर्फ जनरल जो 2 ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होती उनकी और एक हर ग्रुप की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट अपने पास आता है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। व्हाट इज पी पाई मल्टीपल बॉन्ड? हमेशा जो न्यूक्लियर एक्सिस पर बॉन्ड बनता है, न्यूक्लियर एक्सिस पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा और अलोंग विद सिग्मा बॉन्ड अगर एलिमेंट्स न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर किसी ऑर्बिटल से ओवरलैप करके दूसरा बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। न्यूक्लियर एक्सिस पर हमेशा सिग्मा बनेगा और अगर सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ जो ऑर्बिटल्स हैं एलिमेंट्स के, कंबाइनिंग एलिमेंट्स के, वो न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर भी क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो इस ओवरलैपिंग में हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा। जब पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा, दैट इज कॉल्ड पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। अगर एक एलिमेंट का डी ऑर्बिटल दूसरे एलिमेंट के पी ऑर्बिटल से परपेंडिकुलरली ओवरलैप करेगा, दैट इज कॉल्ड पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। और अगर दोनों एलिमेंट्स के डी ऑर्बिटल एक दूसरे से न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैप करेंगे और पाई बॉन्ड बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड डी पाई मल्टीपल बॉन्ड। तो पी पाई बॉन्डिंग की जो टेंडेंसी होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। मीन्स जनरली पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, आप ध्यान दें यहां पर मैंने वर्ड बोला जनरली। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट एलिमेंट्स ही बना पाते हैं एक्सेप्ट बोरॉन और फ्लोरीन। मेनली ये 3 एलिमेंट्स कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूँ जो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड में बात करते हैं। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैं जनरली वर्ड यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब ये तो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाते ही हैं, इनके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, बट उनका जो बॉन्डिंग टेंडेंसी होती है वो बहुत कम होती है, जिसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड की जो टेंडेंसी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी और जो पी पाई डी और डी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पी पाई क्या होता है, डी पाई क्या होता है। तो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होगी, जबकि पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। इसका डिटेल में अभी हम डिस्कशन करेंगे जब एनोमलस बिहेवियर, इसके जस्ट बाद में एनोमलस बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा हम इसमें और क्या क्या चीजें बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए। अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो ये 5 है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होगा और नियोन का एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, 10। इसी तरह से एल्यूमिनियम का 13 और यहाँ पर कितना रहेगा, 18। यहाँ पर गैलियम 31 कितना रहेगा, 36। यहाँ पर 49 और यहाँ पर कितना रहेगा, 54। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 81 और यहाँ पर कितना रहेगा, 86। अब अगर मैं यहाँ पर आने वाले एलिमेंट के एटॉमिक नंबर की बात करूं तो एटॉमिक नंबर कितना आएगा, यहाँ पर डिफरेंस कितने का था, 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का, 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 18 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है, 18 का डिफरेंस है। यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस बात करता हूँ तो अगेन 18 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, 18 का। यहाँ से यहाँ के डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो 32 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है, 32 का। नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो भी 32 का, यानी 118। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर 118 रहेगा और यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का आएगा, 32 का। और जब 32 का डिफरेंस आएगा तो 113 यहाँ पर एलिमेंट प्रेजेंट होगा जब भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे। तो जो कंपटीशन एग्जाम्स है उनके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको बीच में से कोई एलिमेंट पूछ लिया जाता है। यहाँ पर जैसे आपको टेल्यूरियम का एटॉमिक नंबर पूछ लिया कि यहाँ पर 52 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट होगा, उसका ग्रुप नंबर क्या होगा, उसका पीरियड नंबर क्या होगा, तो आप किस तरह से बता सकते हैं, आपको इनर्ट गैस
इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। किस तरह से पूछे जाते हैं, कोई भी एलिमेंट आपको बीच का दे देगा, उसका ग्रुप नंबर फाइंड करवा लेगा, उसका पीरियड नंबर आपसे फाइंड करवा लेगा। तो आपको अगर पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट दिया है तो अगर आपको ये नंबर्स याद है एटॉमिक नंबर, तो आप फटाफट फाइंड कर सकते हैं कि उसका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर क्या होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको इधर का एटॉमिक नंबर याद है तो आप बैक साइड में चल लेंगे। जैसे मान लिया 52 एटॉमिक नंबर पूछ लिया, तो 52 अगर वैसे हमें याद नहीं है तो हमें ये पता है कि 54 यहाँ होगा, तो 54 से 2 पहले क्या होगा 52 यहाँ होगा, तो इसका पीरियड नंबर हम बता देंगे कौन सा होगा 5, और ग्रुप नंबर इसका कौन सा होगा 16। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करता है तो 16, और मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल की बात करता है तो 6th A। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस है या ये जो इंफॉर्मेशंस है पी ब्लॉक के लिए या एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक नंबर की फॉर्म में, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है अपने आप में कंपटीशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको अगर ये डिफरेंसेस याद है तो आप बता सकते हैं 118 मान लिया पूछ लिया, या आपसे 116 पूछ लिया कि 116 जो एलिमेंट है उसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर क्या होगा, तो पीरियड नंबर तो 7th हो जाएगा और ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा 16 अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और अगर किसकी बात कर रहे हैं हम मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल, तो 6th A हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, ठीक है। उसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता सकते हैं कि उसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। बहुत सारे इसके अंदर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर ले। वीडियो को जब आप बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर इसके अंदर जो क्या इन्फॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था आपसे कि जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं पी ब्लॉक के अंदर, उनके जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी जो बिहेवियर होता है वो अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स से डिफरेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर। तो अब हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स का जो एनोमलस बिहेवियर है वो क्या होता है। जो एनोमलस बिहेवियर है उसके रीजन्स क्या है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एस ब्लॉक के अंदर एनोमलस बिहेवियर के रीजन अलग होते हैं और पी ब्लॉक में अलग होते हैं। इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि जो एनोमलस बिहेवियर होता है उसका एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो व्हाट इज एनोमलस बिहेवियर, द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन पी ब्लॉक with other elements of respective group is known as anomalous behavior. So what is anomalous behavior? The different behavior of first element in each group of P block with other elements of respective group is known as anomalous behavior। अब बात करते हैं हम कि रीजन्स क्या होते हैं एनोमलस बिहेवियर के। रीजन्स जो मेन रीजन है, 4 रीजन है जिनकी हम बात करेंगे यहाँ पर। नंबर 1 स्मॉलर साइज ऑफ द एलिमेंट, नंबर 2 हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट, नंबर 3 हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट, एंड नंबर 4 absence of vacant d orbital in the valence shell of that element or non availability of vacant d orbital in the valence shell of that element. So number 1 smaller size, number 2 high ionization enthalpy, number 3 high electron negativity, and number 4 and most important is non availability of vacant d orbital
in valence shell, or we can say absence of vacant d orbital in valence shell. These are the main four regions of anomalous behavior of each first element in p block. ये चार रीजन हैं जिसकी वजह से हर ग्रुप का पहला मेंबर अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स से एनोमलस यानी डिफरेंट बिहेवियर शो करता है प्रॉपर्टीज में. नंबर 1 स्मॉलर साइज छोटा होता है. नंबर 2 हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? हाई होती है. नंबर 3 हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या रहती है? उसकी हाई रहती है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल. फर्स्ट एलिमेंट के वैलेंस शेल में, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं उनमें एक s और 3 p ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होती है. मीन्स सेकेंड शेल वैलेंस शेल होता है और सेकेंड शेल में केवल एक s और 3 p ऑर्बिटल की प्रेजेंस होती है. d सब शेल प्रेजेंट नहीं होता. टोटल 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं. तो 4 ऑर्बिटल की प्रेजेंस की वजह से ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4 बॉन्ड बना सकते हैं. मीन्स इनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी. व्हाट इज कोवैलेंसी? नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट अराउंड इट इज नोन एज कोवैलेंसी. तो फर्स्ट एलिमेंट अपने सराउंडिंग में मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है. 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता बिकॉज उसके पास जो अवेलेबल ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने रहते हैं? 4 ही रहते हैं वैलेंस शेल में. जबकि जो बाकी मेंबर्स हैं उनके अंदर वैलेंस शेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस होती है जिससे वो अपनी कोवैलेंसी को क्या कर लेता है? एक्सपेंड कर लेता है. उसकी अभी हम बात करेंगे. तो these are the 4 regions of anomalous behavior of first element in each group in p block. S ब्लॉक के अंदर रीजन डिफरेंट थे, यहाँ पर रीजन डिफरेंट है. वहाँ पर रीजन हम क्या पढ़ते हैं? स्मॉलर साइज तो एक होता ही है, साथ में हाई चार्ज डेंसिटी और हाई पोलराइजेशन पावर. ये 3 फैक्टर्स पढ़ करके हम वहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं. यहाँ पर डिफरेंट फैक्टर्स हैं, सिर्फ एक फैक्टर है स्मॉलर साइज का. इसके अलावा जो 3 फैक्टर्स हैं बिल्कुल डिफरेंट है. नाउ अब इस एनोमलस बिहेवियर का डिफरेंट बिहेवियर का प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट होता है? मीन्स प्रॉपर्टीज एनोमलस बिहेवियर से इन एलिमेंट्स की किस तरह से अफेक्टेड होती है और दूसरे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उन पर क्या इफेक्ट होता है. मीन्स वी कैन से कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स. अब हम कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से कि वो किस तरह से डिफर होते हैं प्रॉपर्टीज. सो इफेक्ट ऑफ anomalous behavior on properties. प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट होता है एनोमलस बिहेवियर का? फर्स्ट जो इफेक्ट है वो स्टडी करेंगे. मैंने बताया था 4th पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. दैट इज नंबर 1 फर्स्ट एलिमेंट of each group cannot expand its covalency more than 4. हर ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो अपनी कोवैलेंसी को 4 से ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था 4 से ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल होता है वो कौन सा होता है? सेकंड होता है. सेकंड है. और जब वैलेंस शेल सेकंड होता है जितना शेल नंबर होता है उतने ही उसमें क्या होंगे? सब शेल होंगे. तो नंबर ऑफ सब शेल्स कितने हो जाएंगे? अगेन 2. और जब नंबर ऑफ सबशेल्स 2 होंगे तो कौन कौन से होंगे? S सबशेल होगा और एक P सबशेल होगा. S में 1 ऑर्बिटल होता है और P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं. और जब हम सेकेंड शेल की बात कर रहे हैं तो जो 1
ऑर्बिटल होगा s का, दैट इज 2s, एंड p के जो ऑर्बिटल्स होंगे 2px, 2py एंड 2pz, 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। अब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 4 ऑर्बिटल्स, और 4 ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस की वजह से ये अपने सराउंडिंग में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड्स ही बनाएगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और जब भी एक बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जब बॉन्डिंग होगी तो टोटल 4 बॉन्ड के लिए 4 ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट होंगी। अब बिकॉज जो आपका शेल है वो सेकंड है और उसमें 2 ही सब शेल हैं, तो सब शेल 2 कौन से हो सकते हैं? S एंड P। तो यहाँ पर हो जाएगा एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, इनमें वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो 11वीं क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं कि बोरॉन कैन फॉर्म BF4 नेगेटिव। बोरॉन BF4 नेगेटिव बना सकता है, बट इट कैन नॉट फॉर्म BF6 नेगेटिव 3। एल्यूमिनियम कैन फॉर्म AlF6 नेगेटिव 3। बोरॉन केवल BF4 नेगेटिव बना पाता है, केवल 4 बॉन्ड बना पाएगा अपने सराउंडिंग में, जबकि एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बना लेता है? 6 बॉन्ड बना लेता है। रीजन, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता, जबकि एल्यूमिनियम के पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। जिसकी वजह से ये क्या करता है? अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज्यादा क्या कर सकता है? एक्सपेंड कर सकता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं किस तरह से ये अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड करेगा। तो आपको पहली चीज ये समझ में आनी चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप कैन नॉट एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी मोर देन 4। ये तो इसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट है। इसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है? इसके एप्लीकेशन इस तरह से, क्वेश्चंस आपको इस तरह से पूछे जाते हैं कि बोरॉन कैन फॉर्म ओनली BF4 नेगेटिव, वेयरएज एल्यूमिनियम कैन फॉर्म AlF6 नेगेटिव 3। सिमिलरली नाइट्रोजन कैन फॉर्म ओनली NF3 और sometime NCl3, it cannot form NF5। नाइट्रोजन NF5 नहीं बना सकता, whereas phosphorus can form PF3 as well as PF5 also, और PCl3 and PCl5 also। इस तरह के इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थियोरेटिकल एस्पेक्ट आजकल बहुत कम पूछा जाता है, बड़ा सिंपल सा है थियोरेटिकल एस्पेक्ट, उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है इसके अंदर, ये हमें सीखना है। अब जो सेकंड एस्पेक्ट है इसका वो ये आता है कि अदर देन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप, अदर एलिमेंट्स can expand their covalency more than 4। जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज्यादा क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं, लाइक एल्यूमिनियम इन ग्रुप 13, लाइक फॉस्फोरस इन ग्रुप 15। यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं कर सकता फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन फॉस्फोरस कर सकता है। यहाँ पर बोरॉन फर्स्ट एलिमेंट है 13th ग्रुप का, वो नहीं कर सकता अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज्यादा एक्सपेंड, लेकिन एल्यूमिनियम कर सकता है। तो अदर एलिमेंट्स कैन एक्सपेंड देयर कोवेलेंसी मोर देन 4। अब इसका अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि ये नहीं एक्सपेंड कर सकते, तो ओनली 1 वर्ड रीजन देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के अंदर इनके एप्लीकेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ओनली 1 वर्ड आंसर है बोर्ड के अंदर। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ गया जैसे नाइट्रोजन कैन ओनली फॉर्म NF3, वाई? ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। और अगर ये पूछ लिया नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म NF5, अगेन द रीजन इज सेम, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल, इट हैज ओनली 4 ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल। इसको लिखने की भी जरूरत नहीं, इतना आप लिख देंगे सफिशिएंट है, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन। वेयरएज फॉस्फोरस कैन फॉर्म PF5 और PCl5,
सेकंड, यानी अगर सेकंड जो पॉइंट है इसका कोई क्वेश्चन आ गया तो इसमें सभी में आपको एक ही आंसर लिखना है, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट। जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसी के अंदर आप ये लिख देंगे ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर 4 से ज़्यादा उसकी वैलेंसी है, 4 से ज़्यादा वो बॉन्ड बना रहा है तो दैट इज ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। और 4 तक की बात कर रहा है तो और फर्स्ट एलिमेंट है तो उसके लिए आप लिखेंगे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब कैसे हम इसको यूज करते हैं इन केस ऑफ नाइट्रोजन, NF3। अब NF3 में हमें सबसे पहले, अब यहाँ पर एक चीज और आ जाती है, जब हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर उनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को भी हमें टच करना है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी हमें पता होनी चाहिए। और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पता करने के लिए हमारे पास सिंपल सा तरीका है, आपसे मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, वापस मैं आपको बता रहा हूँ क्या है सिंपल सा तरीका। अगर हमारे पास कोई कोवेलेंट कंपाउंड है और उसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन केवल कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए ही दिया जाता है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो अगर हमें इसमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम इसके निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 होते हैं, फ्लोरीन हैलोजन है, एक में 7 होते हैं तो 3 में 3 इंटू 7 कितने हो गए, टोटल 26। इफ दिस नंबर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल और एनी कोवेलेंट आयन इज 8 और लेस देन 8, अगर ये 8 या 8 से कम है देन डिवाइडेड कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। एंड इफ दिस नंबर इज मोर देन 8 देन डिवाइडेड बाई 8, तो मैं इसको क्या किससे डिवाइड कर दूंगा, 26 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ जाएगा 3, 24, रिमाइंडर आपके पास कितना आया 2। इफ रिमाइंडर, और ऑब्वियसली रिमाइंडर जो है वो 8 से कम आएगा, और जब 8 से कम आएगा तो उसको हम अगेन किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 एंड 4 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ एप्लीकेबल है जिनके अंदर आउटर डी ऑर्बिटल हम यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, जिनमें इनर डी ऑर्बिटल यूज करते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ये केवल जो सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। मीन्स हमें इसमें पता चल गया कि NF3 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, ये इसका वैलेंस शेल है। पिछले वीडियो में आपसे डिस्कशन किया था कि हमेशा बॉन्डिंग किससे होती है, वैलेंस शेल से होती है। तो अब हमें वैलेंस शेल को ही लिखना है। S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, 2s एंड 2p। अब हमें 3 फ्लोरीन इसके साथ ऐड करने हैं। फ्लोरीन एक जो है वो केवल एक बॉन्ड बनाएगा, मीन्स उसकी वैलेंसी कितनी होती है 1। सबसे पहले ये जो डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं ये अपना एनर्जी एक्सचेंज करेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करेंगे। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे 1 2 एंड 4, टोटल 4 ऑर्बिटल है। हुन रूल को फॉलो करेगा, हुन रूल को फॉलो करते हुए अपने पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 5 है, तो 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स। एक लोन पेयर आ जाएगा, साथ में आपके पास क्या आएगा, एक फ्लोरीन यहां पर इससे ऐड हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन देगा, एक फ्लोरीन देगा, तो उसकी जो शेप बनेगी वो किस तरह की बन जाएगी, n लोन पेयर एंड f, पिरामिडल शेप होगी। अब अगर मैं इसको NF5 की बात करूं तो NF5 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और ऑर्बिटल चाहिए यहाँ पर, लेकिन बिकॉज इसका वैलेंस शेल सेकेंड शेल है, अब इसमें ऑर्बिटल है ही नहीं, सब शेल आगे कोई है ही नहीं, तो अवेलेबिलिटी कितने ऑर्बिटल्स की, 4 ऑर्बिटल्स की, इसलिए मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है, 4 बना सकता है। बिकॉज इसमें अवेलेबिलिटी कितने ऑर्बिटल्स की, 4 ऑर्बिटल्स की, तो लास्ट ये क्या कर सकता है, एक बॉन्ड और बना सकता है। लाइक जैसे इसकी स्ट्रक्चर NH4 पॉजिटिव की बात करते हैं, जिसके अंदर ये अपने लोन पेयर को यूज करके यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ पर एक
H+ आयन इसके साथ जो लोन पेयर है उससे अटैच हो जाएगा। तो मैक्सिमम ये कितने बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगा, तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। अब अगर हम बात करें किसकी, फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस के केस में भी हम pF5 की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन जब हम निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगेन ग्रुप 15 का मेंबर है तो 5 ही रहेंगे, और इसमें कितने हो जाएंगे 35, टोटल हो गए आपके पास 40 डिवाइडेड बाई 8, कंप्लीट डिवीजन होगा 5 आएगा। 5 कोऑर्डिनेशन इज फॉर sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, नियॉन 10 3s2 3p3 एंड 3d0। थर्ड शेल है, थर्ड शेल में d सब शेल भी प्रेजेंट होगा, वैकेंट रहेगा। ये इसका वैलेंस शेल आ गया। नाउ वी हैव 3s ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 3p ऑर्बिटल जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे 3, और 3d ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल 1 2 3 4 एंड 5, 3s 3p एंड 3d। Due to availability of this vacant d orbital, phosphorus can expand its covalency more than 4। नाइट्रोजन नहीं एक्सपेंड कर पा रहा था क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं थे, लेकिन यहाँ पर इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल की प्रेजेंस की वजह से क्या होगा, जब ये ऑर्बिटल अपना एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन 3s का है वो किसमें चला जाएगा, 3d के अंदर चला जाएगा। नाउ इन एक्साइटेड स्टेट s में 1 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन और d में भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एंड दीज ऑर्बिटल्स विल एक्सचेंज देयर एनर्जी टू गिव 5 ऑर्बिटल्स 1 2 3 5। अब 5 ऑर्बिटल्स है और 5 भी अपने पास इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन इनके अंदर आ जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन किसका, फ्लोरीन का इसके साथ ओवरलैप करेगा। इस तरीके से फॉस्फोरस अपनी कोवैलेंसी को 4 से ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है, जबकि नाइट्रोजन एक्सपेंड नहीं कर सकता। इसकी जो शेप बनेगी वो F ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बन जाएगी, बाई पिरामिडल ये शेप बन जाएगी। ये आपके पास पिरामिडल थी और ये कौन सी बन जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बाकी एलिमेंट्स अपनी कोवैलेंसी को 4 से ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर डी ऑर्बिटल, और फर्स्ट मेंबर अपनी कोवैलेंसी को 4 से ज़्यादा एक्सपेंड क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, और बाकी जो कर लेते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। बस सिंपल सा आपको इसमें ये मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल बता दिया। थर्ड नंबर पर मैं ले रहा हूँ किसको, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। स्पेशली ग्रुप 14, 15 एंड 16 कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं। दीज एलिमेंट्स कैन इजीली फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ भी बना सकते हैं और आपस में भी क्या कर सकते हैं, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। लाइक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसी तरह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इस तरीके से, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के अलावा जो भी बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं दे आर कोल्ड पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है जो न्यूक्लियर एक्सिस पर बनेगा। इसके अलावा जो भी मल्टीपल बॉन्ड बनेगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल क्या करते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप करके बॉन्डिंग करते हैं। दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। वो ऑर्बिटल पर डिपेंड करता है कौन सा ऑर्बिटल
दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, अगर p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है तो p मल्टीपल बॉन्ड बनेगा। सो फर्स्ट मेंबर्स स्पेशली कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड विद वन अनदर, आपस में एक दूसरे के साथ भी और सिंपली अपने साथ भी क्या कर सकते हैं, p मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। एंड द ओनली रीजन इज देयर स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ऐसा नहीं है कि केवल यही p मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, बाकी जो मेंबर्स हैं इनके ग्रुप्स के वो नहीं बना सकते, बाकी मेंबर्स भी बना सकते हैं बट दे आर इन लेसर एक्सटेंट। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि p मल्टीपल बॉन्ड ऐसा नहीं है कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की ही प्राइवेट प्रॉपर्टी है कि केवल यही बना सकते हैं। बुक्स में लिखा हुआ होता है ऐसा बहुत सारी बुक्स में कि यही बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। ग्रुप 16 के अंदर सल्फर जो है वो क्या कर सकता है, p मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन डाइसल्फाइड होता है C डबल बॉन्ड S, बट इसका एक्सटेंट कम रहता है, मीन्स ये इस जो है टेंडेंसी कम रखता है सल्फर p मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। इसी तरह से फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है ग्रुप 15 के अंदर, वो भी p मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं लेकिन इन लेसर एक्सटेंट, ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप स्पेशली ग्रुप 14, 15 एंड 16 कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हैविंग टेंडेंसी और हायर टेंडेंसी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड with itself or with one another and the reason is their smaller size and high electron negativity. Now जो दूसरे मेंबर्स होते हैं इन ग्रुप्स के वो p मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाते। इस टॉपिक में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट मेंबर्स क्यों बना पाते हैं और बाकी मेंबर्स क्यों नहीं बना पाते। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अदर मेंबर्स कैन नॉट फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड एक्सेप्ट first members other members cannot form p मल्टीपल बॉन्ड। रीजन बाकी मेंबर्स p मल्टीपल बॉन्ड क्यों नहीं बना पाते कि फर्स्ट मेंबर्स में तो जो ऑर्बिटल होता है केवल p ऑर्बिटल ही होता है जो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होता है, d ऑर्बिटल नहीं होता। लेकिन बाकी मेंबर्स के अंदर क्या होता है, p ऑर्बिटल के साथ वैलेंस शेल में वैकेंट d ऑर्बिटल भी आ जाता है, और जब वैकेंट d ऑर्बिटल आ जाता है, बता रहा हूँ ये मैंने d ऑर्बिटल माना और ये वैकेंट d ऑर्बिटल है, उसके अंदर p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब इस p ऑर्बिटल को ओवरलैप करने के लिए इस d ऑर्बिटल को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। जब फर्स्ट रो के बाद सेकंड रो से ये बॉन्डिंग करेगा, पहले वाले फर्स्ट एलिमेंट्स में क्या हो रहा था, p ऑर्बिटल ही सामने था और उसको दूसरे p ऑर्बिटल से ओवरलैप करना था, मीन्स दोनों की बॉन्डिंग हो गई। लेकिन बाकी एलिमेंट्स में क्या है, बाहर की तरफ d ऑर्बिटल है और अंदर की तरफ कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल। अब इसको बॉन्डिंग करने के लिए p ऑर्बिटल को इस d ऑर्बिटल को ओवरलैप करना पड़ेगा, इस d ऑर्बिटल को क्रॉस करना पड़ेगा। दैट्स वाई p ऑर्बिटल की जो सामने वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग है वो इफेक्टिव नहीं हो पाती। सो रीजन इज ड्यू टू नॉन इफेक्टिव overlapping by their p orbital which is present before d orbital। d ऑर्बिटल से पहले प्रेजेंट होने की वजह से p ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग है वो इफेक्टिवली नहीं हो पाती। दैट्स वाई अदर मेंबर्स कैन फॉर्म p d एंड d मल्टीपल। इजी उनके अंदर जो d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है उसकी वजह से वो p d और d मल्टीपल बॉन्ड बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बार दिमाग में आता है, बच्चे पूछते ही हैं इस चीज को कि सर आप तो ये कह रहे हो कि p मल्टीपल बॉन्ड तो बनाता ही नहीं है, फिर ये p कहाँ से आ गया। ये
इनमें से किसी ऑर्बिटल जब फर्स्ट मेंबर जो है या जिसका p ऑर्बिटल एलिमेंट अपना यूज कर रहा है वो एलिमेंट इनके साथ जुड़ेगा, किसके साथ, हैवियर मेंबर्स के साथ, तब p पाई d पाई बनेगा। खुद वो एलिमेंट जैसे ये आपस में p पाई बना रहे हैं, इस तरीके से खुद एलिमेंट अपना p ऑर्बिटल, जब वो d ऑर्बिटल के अंदर p ऑर्बिटल आ जाएगा तो उसको यूज कम करेगा, मीन्स उसकी इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग की कम हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट आ गया जो अपना p ऑर्बिटल ही यूज कर रहा है तो अदर एलिमेंट अपना d ऑर्बिटल यूज करके उसके साथ p पाई d पाई मल्टीपल बॉन्ड बना लेगा। दिस इज द सेकेंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनोमलस बिहेवियर। ये दूसरा इफेक्ट है एनोमलस बिहेवियर का जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। वीडियो लंबा हो रहा है, बाकी जो नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैटेनेशन की, इसके अलावा ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। आप लगातार मेरे चैनल बबलू सर KVS केमिस्ट्री के साथ बने रहिए। मैं आपको इसी तरह से इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल जो टॉपिक्स हैं वो अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाता रहूँगा। आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में क्वेरी है आप मैसेज बॉक्स के अंदर उसको टाइप करिए। कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ, 3-4 वीडियोस के अंदर आपको बहुत अच्छे से पूरे p ब्लॉक का जीस्ट समझ में आ जाएगा कि इस जो चैप्टर है इसके अंदर क्या पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। क्योंकि बार बार आप सभी ग्रुप्स के अंदर सेम चीज़ों का रिपीटेशन पढ़ेंगे तो जब एक बार आपको जर्नल जो डिस्कशन है वो समझ में आ गया तो बार बार आपको चीज़ें रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी। मैं कंटिन्यूस p ब्लॉक के जो वीडियोस है वो अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा और जो भी इम्पोर्टेंट स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के लिए जो टॉपिक हैं उन पर बहुत सारा एम्फेसिस मैं रखूँगा अपने वीडियोज़ के अंदर। लगातार आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। बबलू सर KVS केमिस्ट्री। थैंक यू।